Hey everyone, welcome to today's system design session. We are going to dive into how to build a location based social discovery app like Tinder, which allows user to swipe right to like or swipe left to dislike. कि आप प्रोफाइल को लाइक और डिसलाइक कर सकते हैं एंड इफ बोथ द यूजर्स लाइक ईच अदर इट्स अ मैच एंड देन एप्लीकेशन बेसिकली अलाउज टू स्टार्ट द चैटिंग. So we want to build a system which can handle millions of active users, maintains high availability and low latency swapping profiles. So let's get started and break down what it really takes to design a dating app at scale. So now let's see the functional requirements कि यूज़र जो है हमारे प्लेटफॉर्म पे एप्लीकेशन पे ऑनबोर्ड हो सके एंड दे कैन क्रिएट देयर प्रोफाइल and user can swap the profiles. Basically they can show like or dislike. And when two users likes each other कि यूजर ए ने यूजर बी को लाइक किया एंड यूजर बी ने भी यूजर ए को लाइक कर दिया, देन इट्स अ मैच. एंड जो हमारा एप्लीकेशन है दैट प्रोवाइड्स चैट और मैसेजिंग बिटवीन द मैच्ड यूजर्स. लोकेशन बेस्ड डिस्कवरी एंड प्रेफरेंसेस बेस्ड, जो भी जेंडर एज और इंटरेस्ट यूजर ने इनपुट दे रखा है, बेस्ड ऑन दैट प्रोफाइल फीड जनरेट हो. User can block and report user, and system should have push notification capability to push the updates to user in real time. And premium features like user can purchase the boost, super like, etc. Now let's see the non-functional requirements. The application should be highly available with very low latency, especially for swapping and matching. सो वी वांट कि जो भी हमारा फीड जनरेशन है एप्लीकेशन पे वो काफ़ी लो लेटेंसी. सो वी वांट कि जो भी फीड जनरेशन है हमारे एप्लीकेशन पे वो काफ़ी फास्ट हो, अदरवाइज यूज़र का इंट्रैक्शन और इंटरेस्ट नहीं रहेगा उस एप्लीकेशन को यूज़ करने में. एंड इट शुड बी स्केलेबल टू सपोर्ट मिलियंस ऑफ यूजर्स एंड कंसिस्टेंट मैच लॉजिक. इट मीन्स बेसिकली कि लेट्स से यूज़र ए ने यूज़र बी को लाइक किया है एंड यूजर बी ने भी यूजर ए को लाइक किया, राइट? सो इट्स अ मैच. सो द सिस्टम शुड ऑलवेज शो इट एज अ मैच, नो मैटर ऑफ कि ऑर्डर ऑफ रिक्वेस्ट, ऑर्डर ऑफ मैच स्वैप क्या रहा है कि यूजर ए ने पहले किया यूजर बी ने, या रिक्वेस्ट किस सर्वर पे गई है, या टाइमिंग या सिस्टम लोड. सो इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट सिस्टम शुड ऑलवेज शो दिस स्वैप एज अ मैच. एंड वी वांट कि सिस्टम जो है सिक्योर हो एंड फॉल्ट टॉलरेंट भी हो. सो नाउ लेट्स सी द डाटा एस्टिमेशन कि लेट्स अज्यूम कि जो टोटल यूजर्स होने वाले हमारे प्लेटफॉर्म पे इज 10 मिलियन एंड आउट ऑफ दैट जो डेली एक्टिव यूजर्स होने वाले हैं लेट्स से 10% विच इज़ अराउंड 1 मिलियन. एंड अगर हम एक यूज़र को रिस्ट्रिक्ट कर दे रहे हैं कि आप जो है 50 लाइक्स ही कर सकते हैं पर डे इन अ 24 आवर, एंड जो मैसेज है लेट्स अज्यूम कि 50 मैसेजेस पर डे पर यूज़र कर रहा है एंड एक यूज़र को 5 मैच आ रहे हैं पर डे. सो इफ वी सी द डाटा एस्टिमेशन कि जो स्वैप होने वाला है उसका क्या स्टोरेज होगा पर मंथ. सो वी हैव टेकन कि हमारे पास 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स होंगे डेली के एंड ईच यूजर इज अलाउड टू हैव 50 स्वैप्स पर डे इन अ 24 आवर्स. सो इन अ मंथ इट वुड बी अराउंड 1.5 बिलियन स्वैप्स पर मंथ. एंड लेट्स अज्यूम कि हर स्वैप का 100 बाइट भी अगर हम डाटा स्टोर कर रहे हैं, सो जो टोटल स्टोरेज आने वाला है इट्स अराउंड 150 GB पर मंथ. और अगर हम मैच डाटा देखें इन अ मंथ की कितना आने वाला है हमारे पास, सो टोटल मैचेस पर मंथ इज़ 1 मिलियन एक्टिव यूजर्स एंड हम एज्यूम कर रहे हैं कि 5 मैच अगर एक डे में आ रहा है पर डे बेसिकली, सो इट वुड बी 1 मिलियन मैचेस इन अ मंथ. एंड फॉर सिंपल कैलकुलेशंस वी एज्यूम कि लेट्स से 100 बाइट्स का डाटा हम स्टोर कर रहे हैं मैच एंट्री के लिए. सो टोटल स्टोरेज जो है ये 15 GB पर मंथ के अराउंड होगा. सो नाउ लेट्स सी द प्रोफाइल डाटा स्टोरेज कि यूज़र जो भी प्रोफाइल बना रहा है. सो एवरेज प्रोफाइल डाटा हम अभी फ़ोटो को एक्सक्लूड कर देंगे इसमें कैलकुलेशन में. सो लेट्स से कि 2 KB पर यूज़र है. सो टोटल यूज़र्स हम जो बोल रहे हैं कि लेट्स से 10 मिलियन है. सो टोटल स्टोरेज रिक्वायर्ड टू स्टोर ऑल द प्रोफाइल डाटा स्टोरेज इज़ अराउंड 20 GB. सो प्लेटफॉर्म पे यूज़र अपने प्रोफाइल्स को अपडेट भी कर सकते हैं. तो उसका अगर हम मंथली एस्टिमेशन निकालें, सो अगर लेट्स अज्यूम कि काफ़ी स्मॉल चेंजेस है राइट कि अपडेटिंग बायो एज और फोटो, सो लेट्स से कि 10% ऑफ यूजर्स दे आर अपडेटिंग देयर प्रोफाइल इन अ मंथ. सो जो टोटल है इट्स अराउंड 5 GB पर मंथ का स्टोरेज लगेगा हमें. सो टू अकोमोडेट दैट
500 GB पर मंथ का हमें स्टोरेज चाहिए. सो अगर हम इमेज की बात करें, प्रोफाइल फ़ोटोज़ की, तो ऑन एन एवरेज लेट्स से कि एक यूज़र जो है 5 प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड करता है, एंड लेट्स से कि 500 KB का जो है फ़ोटो है, तो 2.5 MB का जो है हमें स्टोरेज चाहिए टू स्टोर द प्रोफाइल फ़ोटोज़ ऑफ अ यूज़र. सो फॉर 10 मिलियन यूज़र्स हमारे पास अराउंड 25 TB का स्टोरेज चाहिए टू एकोमोडेट द प्रोफाइल फ़ोटोज़ ऑफ यूज़र. एंड अगर हम डाटा स्टोरेज देखें फॉर मैसेजेस, कि अगर दोनों यूज़र आपस में लाइक कर देते हैं, देन आवर एप्लीकेशन सपोर्ट चैट और मैसेजिंग बिटवीन द यूज़र्स. सो फॉर अ रफ कैलकुलेशन, लेट्स से कि एक यूज़र जो है 50 मैसेजेस पर डे कर रहा है, एंड जो मैसेज साइज़ है लेट्स से कि वो 200 बाइट्स का है, एंड 1 मिलियन एक्टिव डेली यूज़र्स है हमारे पास. सो जो टोटल स्टोरेज हमें चाहिए वो अराउंड चाहिए 300 GB पर मंथ. सो वाई दिस डाटा एस्टिमेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. हमने जो भी यहाँ पे रफली एस्टिमेशन लगाया है, इट हेल्प अस इन डिज़ाइनिंग दिस सिस्टम आर्किटेक्चर, कि हम क्या डाटा बेस यूज़ करें, कैसे डाटा को स्टोर करें, हाउ द यूज़र इज़ गोइंग टू इंटरेक्ट विद द सिस्टम, ताकि बाद में जाके ये चीज़ें बॉटलनेक ना बने हमारे सिस्टम के लिए. सो नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड द हाई लेवल आर्किटेक्चर डायग्राम एंड सी कि क्या क्या कोर एंटिटीज़ हैं एंड व्हाट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. So here the client request will be routed through API gateway and then load balancer. So the role of API gateway is to authenticate and authorize the client call and throttle the calls, and then it will pass the request to its appropriate service via load balancer. And the role of the load balancer is to distribute the traffic across the multiple instances of the services. So here we'll have the multiple instance of this service. So this load balancer will distribute the traffic among the service instances. So here we have the user service, which handles the sign up, login and authentication and account settings, and it also stores the basic information of the user like user ID, name, email, password and the account status. And here we have the profile service, which manages the user details like preferences, age, gender, bio, age preference, gender preference, and the maximum distance for profile matching. This profile service can have connection with an object storage like S3 for storing the profile pictures. And this profile service provides the data to discovery or recommendation service. So the role of this discovery service is to generate the user feed, the stack of nearby profiles which user can swipe on. And this discovery service uses the location preferences to generate the feed and store in cache. So here we can have a recommendation service which uses discovery service to pre-compute the user profiles. So जैसे ही यूजर हमारे एप्लीकेशन पे आएंगे, so they'll get the pre-computed profile to make the user journey more better. So this discovery service we can integrate with recommendation service or Elasticsearch for high speed feed generation. And here we have the subscription service manages the premium features like super likes, boost or unlimited swipes, which is integrated with a payment service, a payment gateway like Stripe or Razorpay. And we can update the user entitlement in the user DB. And next we have swipe service, which handles the swipe action, right swipe or left swipe of user, and we can record this action asynchronously using a message queue like Kafka or SQS. And for a swipe we'll check for the reverse swipe, कि अगर user 1 ने user 2 को swipe किया है, so we'll check for the reverse swipe कि अगर user 2 ने भी user 1 को like कर रखा है, it means they both have liked and it will create a match. So this match service listens to swipe events to detect the mutual likes. So when a match occurs, so this service will listen the match event match service and it will create a match entry in DB and notify both the users कि ये profile match हुआ है, and it will open a chat room for the match users, which is handled by the chat service. So this service is responsible
for real-time messaging between the matched users. So here we can use the WebSockets for live conversations between the matched users. And this notification service is responsible for sending the push notification to the users regarding new match, new messages, likes. So we have understood the high level diagram and the data which we are storing and the capacity estimation. So we can say कि user related, profile related data, we can use the MySQL or PostgreSQL database to store these kind of data. Discovery service, we can use the Elasticsearch as well as Cache for fast feed generation. And to store the swipe related data, we can use the Cassandra or DynamoDB as we have high write throughput. And to store the chat related data, we can use the NoSQL database as we have flexible structure. So we can use the MongoDB or DynamoDB. So now let's see the query to find or fetch potential match profiles. Select star from table, and here we have a not condition which is excluding the my profile itself कि यूज़र आईडी वो खुद की मेरी आईडी के बराबर ना हो जाए. एंड जो भी हमने जेंडर प्रेफरेंस दिया है, एज प्रेफरेंस दिया है या मैक्सिमम डिस्टेंस हमने प्रेफरेंस दिया है. सो ऑन अ वेरी बेसिक लेवल हमने क्वेरी लिख दिया है कि करंट माइनस जो भी आपने रेंज दे रखा है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, उस रेंज में जो है हमें प्रोफाइल सर्च करना है. एंड विल एक्सक्लूड द ऑलरेडी स्वैप्ड यूजर्स कि एक बार अगर स्वैप्ड हो गया तो वो प्रोफाइल वापस से ना आए, क्योंकि अगर स्वैप यूजर ही फिर से फीड में आने लग जाए which basically makes the user experience bad. So we have excluded that from this table and excluding the blocked users, right? Not in condition. So here select blocked user ID from the table where user ID equals to current user ID. So here we are excluding कि जिसको यूजर ने ब्लॉक किया है, जिसको हमने ब्लॉक किया है. And here we are taking a union user ID से from the table, and here we are finding कि users who has blocked you basically. दोनों सिनेरियो में वो प्रोफाइल फीड में नहीं आने चाहिए, राइट? एंड दिस चेक इज फॉर द एक्टिव यूजर्स एंड द वैलिड प्रोफाइल्स. So let's discuss that how we are going to ensure that the swapping is consistent and low latency. So swapping is consistent means that sometimes जो mutual swaps होते हैं between the two users may fail to register as a match. कि user A ने user B को write किया and उसी moment पे let's say user B ने user A को भी write कर दिया. So due to the race condition, system ने as a match इसको recognize नहीं कर पाया. So no matter कि order of swap क्या है, timing of swap क्या है, या सिस्टम पे लोड कितना है, अगर एक म्यूचुअल स्वाइप है तो सिस्टम शुड रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई दैट मैच. सो हाउ वी कैन अचीव दैट? सो वेरी बेसिक टेक्निक वी कैन थिंक ऑफ कि हम डाटाबेस पोलिंग लगा लेते हैं, कि एक पीरियोडिक चेक लगा लेते हैं क्रॉन जॉब टाइप, जो कि पीरियोडिकली चेक करेगा फॉर द म्यूचुअल स्वैप्स इन द डीबी. सो हियर इंस्टेड ऑफ चेकिंग फॉर अ मैच इन रियल टाइम ड्यूरिंग द स्वैप, हम क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड में कोई जॉब लगा लेंगे विच पोल्स द डाटाबेस पीरियोडिकली टू फाइंड द म्यूचुअल स्वैप्स एंड क्रिएट मैचेस. इसका प्रो यही है कि काफ़ी सिंपल टू इम्प्लीमेंट है, रेस कंडीशन इसने अवॉइड कर दिया एंड डीकपल कर दिया मैचिंग लॉजिक को फ्रॉम द स्वैपिंग विच इम्प्रूव्स द स्वैप लेटेंसी, एंड इट डीकपल्स द मैचिंग लॉजिक फ्रॉम द स्वैपिंग, एंड ये स्केल करना भी ईजी है, वी कैन पार्टीशन बेस्ड ऑन द यूजर आईडी. बट इफ वी सी द ड्रॉबैक्स, तो ये जो मैच होने वाला है ये रियल टाइम पे नहीं होगा, राइट? ये हम एक इंटरवल पे पोल करेंगे एंड देन विल से कि इट्स अ मैच, जो कि बहुत ही बैड यूजर एक्सपीरियंस होने वाला है एंड गोइंग टू इंक्रीज द डीबी लोड, क्योंकि हम फ्रिक्वेंटली पोलिंग करेंगे उसके ऊपर, राइट? सो दीज आर द डिसएडवांटेजेस. सो हियर द मेन प्रॉब्लम इज कि जब दो यूजर्स, दो कॉरेस्पॉन्डिंग यूजर्स, दे लाइक ईच अदर एट द सेम टाइम, जब रेस कंडीशन की सिचुएशन हो. सो अगर यूजर ए ने यूजर बी को लाइक किया एंड यूजर बी ने यूजर ए को लाइक कर दिया सेम मोमेंट पे, सो रियल टाइम में जब यूजर ए यूजर बी को लाइक कर रहा था तो हम अपने डाटाबेस में चेक करेंगे
कि इसका रिवर्स यूजर बी का ए के कॉरेस्पॉन्डिंग लाइक है क्या, जो कि नहीं मिलेगा। सिमिलरली एट द सेम टाइम यूजर बी ऑल्सो लाइक यूजर ए, और जब रियल टाइम में ये इवेंट चेक करेगा कि क्या यूजर ए ने यूजर बी को लाइक कर रखा है, तो ये भी नहीं मिलेगा। सो बिकॉज ऑफ दिस रेस कंडीशन विल मिस दिस मैच। सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द अप्रोच यूजिंग द मैसेज क्यू। सो जो हमारा स्वाइप एक्शन होगा विल मेक दैट asynchronous process, which makes the process fast and more reliable. So each swipe action will send the event to queue like Kafka SQS, and the backend service which will consume these events will store the swipe and check for the inverse swipe कि यूजर A ने अगर B को लाइक किया है, so will check for the inverse swipe कि B ने A को क्या कर रखा है। If it yes, then it's a match. So if we see the pros, that it decouples the API from heavy DB operations, hence low latency for the user, and handles the spike easily with back pressure via queue. So इससे क्या होता है कि let's say we have given a limit कि हमारे पास जो हमारा system API है वो 1000 RPS ही support कर सकता है request per second. But if we are using queue based approach, सो जो हमारा सर्विस होगा जो इन इवेंट्स को कंज्यूम कर रहा होगा वो 1000 रिक्वेस्ट को पर सेकेंड कंज्यूम करेगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है सो दिस विल ऑल्सो गेट स्टोर्ड इन द क्यू एंड लेटर इट विल ऑल्सो गेट पुल आउट एंड प्रोसेस्ड, सो द सर्विस विल नॉट थ्रोटल दोज रिक्वेस्ट। तो ये एडवांटेज होता है यूजिंग काफका और एसक्यूएस बेस्ड मैकेनिज्म, and it will make our system more scalable, can process millions of swipes asynchronously, and failure resilient. Message can be retried or persisted. But the major drawback here is that it may take few seconds to appear after both users swipe. तो थोड़ी सी latency आ जाएगी swap matching में, and slightly increase the complexity as requires the queue setup, consumer scaling, retries, DLQ handling. And another major drawback, ordering issues, that without partitioning by pair key, concurrent swipes can still race and misses the match. So होगा क्या कि जो हमारे consumers हैं will have multiple instances of consumer. Let's say कि at the same time user A ने user B को like किया and user B ने भी user A को swipe किया, and these two requests are getting processed by different consumers. ये जो रिक्वेस्ट 1 है इसको कंज्यूमर 1 ने प्रोसेस कर दिया, और ये जो स्वाइप 2 है इसको कंज्यूमर 2 ने प्रोसेस कर दिया। तो जब कंज्यूमर 1 प्रोसेस कर रहा था इट विल चेक फॉर द रिवर्स और इनवर्स स्वाइप कि यूजर बी ने ए को कर रखा है बट नहीं कर रखा है। सिमिलरली जब कंज्यूमर 2 प्रोसेस कर रहा था इट विल चेक फॉर द इनवर्स स्वाइप कि यूजर ए ने बी को कर रखा है नहीं कर रखा है। तो यहाँ पे भी रेस कंडीशन आ जाएगा, and because of that will miss the match. So to resolve this kind of problem we need to create a partitioning key. So partitioning based process में होता क्या है कि जो भी similar actions है will be performed by the same consumer, जिसकी वजह से सारे request जो है वो serial wise process होते हैं, जिसकी वजह से race condition हट जाता है। And here we can have duplicate matches एज लेट्स से कि कंज्यूमर ने 2 बार प्रोसेस कर दिया या 2 बार इवेंट आ गया या रिट्राई हो गया कुछ। सो टू हैंडल दैट वी नीड द आइटम पोटेंसी टू प्रिवेंट द डबल इंसर्ट्स और डुप्लीकेट मैचेस। सो हेयर वी अंडरस्टूड कि वी आर यूजिंग द क्यू बेस्ड मैकेनिज्म लाइक काफका, RabbitMQ और SQS, सो वी हैव मल्टीपल कंज्यूमर्स एंड दे कैन रन पैरेलली। सो अगर यूजर ए ने यूजर बी को स्वैप किया है and it can be processed by consumer 1, and at the same time जो रिवर्स यूजर था यूजर बी ने भी यूजर ए को लाइक कर दिया, and this can be processed by another consumer, let's say consumer 2. so ये जो एक्शन है अगर सेम टाइम होता है so here also we can see the race condition and we can miss the match. So multiple consumers can lead to the race condition unless we fix it with partitioning. So here if we see, if we have multiple consumers which are pulling from a single queue, so here we do not have partitioning. So in the queue let's say कि we have these requests
कि एट द सेम टाइम यूजर ए ने बी को स्वाइप किया एंड बी ने ए को. सो वी हैव मल्टीपल कंज्यूमर्स, सो दीज रिक्वेस्ट कैन बी सर्व्ड प्रोसेस्ड बाय डिफरेंट कंज्यूमर. सो जब कंज्यूमर वन प्रोसेस कर रहा होगा, जब ए ने बी को लाइक किया, सो इट विल चेक इन डीबी कि रिवर्स है क्या, बी ने ए को लाइक कर रखा है तो वो नहीं मिलेगा. एंड इट विल ओनली सेव द ए टू बी. एंड एट द सेम टाइम जो कंज्यूमर टू प्रोसेस कर रहा है बी टू ए रिक्वेस्ट को, इट विल चेक और वहां पे ए टू बी लाइक नहीं मिलेगा, इनवर्स मैच नहीं मिलेगा. सो इट विल सेव बी टू ए and due to this race condition we missed the match. So if we create the partitioning key, which means we'll partition the queue using the up pair key. एक partition key बनाएंगे, उसके basis पे हम partition कर देंगे queue को. So let's say the partition 1 is processing the user A or user B request and another partition will process the other user request C or D. So even if at the same time user A ने B को like किया and B ने A को, so these two requests as they have the same partition key will be processed by the same consumer. जिसकी वजह से ये जो request processing में है एक order आ जाएगा, sequential wise process होगा. So let's say कि first जो है A से B वाला action perform हो रहा है, so the consumer will process it and it will check for the inverse swipe. So नहीं मिलेगा, so it will only save A to B like action and then it will process B to A action and it will find the inverse that A has already liked user B and it will create the match. So because of this partitioning, all the same partition request will be processed by the same consumer and the other consumer will work independently on the other pairs in parallel. So here we need to only compute the pair key कि यूजर ए ने बी को लाइक करे या बी ए को लाइक करे. सो वी नीड टू क्रिएट अ पेयर इन सच अ वे दैट दे रिजॉल्व द सेम पेयर की, क्योंकि जब ये दो एक्शन सेम पेयर की को डिनोट करेंगे तभी जो है वो सेम कंज्यूमर से प्रोसेस होंगे. सो हियर वी हैव अ फंक्शन टू जनरेट अ पेयर की. सो इट विल जनरेट यूजर id concatenation. First will be the smaller user id and then we have larger user id. By doing this, both the action user A ने B को like किया और B ने A को like किया, for both these requests will generate this same pair key. So we'll publish this request to the queue using this key. So in Kafka we pass the message key which ensures the same partition, and in SQS FIFO we have a attribute message group id. So we pass this key in the message group id which ensures the same group कि सेम ही कंज्यूमर इसको प्रोसेस करे. And in RabbitMQ, routing key with consistent hash exchange will route these actions to the same queue. So now Kafka or equivalent SQS or RabbitMQ will ensure that all the messages with the same key are always go to the same partition, which means that only one consumer, the same consumer which owning that partition, will handle both events. So here this partition count will show the maximum parallelism. हमारे पास जितने partitions होंगे उतने parallel request के process हो सकते हैं. So number of partition decides how much parallel work you can do. So if we have 100 partitions, it means that 100 consumer threads can actively process message at the same time. अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है that it will limits the number of user कि अगर 100 partition है तो 100 ही user होंगे. We can have millions of swipes which can be handled because swipes are hashed across all the partitions. कि जो भी swipe request होगा will create a hash and based on that hash हमारे पास अगर 100 partition है 1 to 100 will route this request उस partition को. So hash will decide कि कौन सा consumer जो है उस request को process करने वाला है. But now here we can have a hotspot partition कि uneven load चला जाए. So in a case of celebrity user who gets tons of like, so it might possible कि जो एक consumer है उसके पास बहुत ज़्यादा swipe request आ रही है. So partition becomes a hotspot, slowing down the processing of pairs that hash there. जो भी जिस consumer पे ज़्यादा request आ रही है because of a celebrity problem.
So it will slow down the processing of the swipe request. So how we can reduce the hotspot problem? So we can use a compound key such as user ABID, and then we can also append the timestamp to spread the high volume pairs across the partition. And we can add caching, sharding for frequent users to handle more efficiently. And also we should monitor the partition load कि क्या load है, and we can rebalance or increase the partitions when needed. And next is idempotency, avoiding duplicates, that there is a chance that queues like Kafka may deliver the same messages more than once after retries या customer restart होता है. So to stay safe, your consumer, जो भी हमारा consumer है, must be idempotent, कि अगर हम same event को process कर रहे हैं तो there should be no side effects, duplicate entry ना create कर दे हम. So how we can achieve this? For each swipe request, we can generate a unique ID, swipe ID, and we can store in the database to ignore the duplicate entry creation. And we can use the upsert command or on conflict do nothing logic in SQL कि अगर conflict हो तो duplicate entry ना create करें. And we should keep our match creation logic defensive, never create the same match twice. Next is failure handling, crash recovery. So if a consumer crashes halfway when it was processing a message, the message should stay uncommitted in the queue, and when the consumer restart, Kafka replays it. This ensures that there is no data loss, but it can lead to duplicate processing, which we need to prevent in our system using the idempotency technique. That's why the idempotency is critical, so the replayed messages do not corrupt the state. So here we understood कि जो swipe action था उसको हमने asynchronously process किया, and here we found out we can also have the race condition, and to prevent that we can create a partitioning key. Similarly जब हम simply database पे भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि user A ने user B को like किया, then user B ने user A को. So instead of having separate entry in DB, can't we create a single pair key for both these actions? जिससे होगा क्या कि लेट्स से अगर सेम टाइम पे भी हो रहा है तो इसने अगर प्रोसेस किया सो विल क्रिएट द एंट्री, एंड उसी समय अगर ये भी एंट्री क्रिएट करने जा रहा है, सो ये जैसे ही एंट्री क्रिएट हो गया सो डीबी विल थ्रो और विल फाउंड आउट कि हाँ ये तो ऑलरेडी एंट्री बन चुकी है. सो बाय डूइंग दिस वी कैन एलिमिनेट द रेस कंडीशन. सो नाउ लेट्स सी अनदर अप्रोच, सिंगल पार्टीशन स्वैप्स यूजिंग द कैसेंड्रा टू अवॉइड द रेस कंडीशन. सो हम क्या करते हैं कि अगर यूज़र ए ने बी को लाइक किया या बी ने ए को, सो वी स्टोर द करंट स्वैप एंड वी चेक फॉर द रिवर्स कि अगर रिवर्स यूज़र ने भी लाइक कर रखा है देन इट्स अ मैच. कि यूज़र 10 ने अगर 1 को लाइक किया तो विल चेक कि 1 ने 10 को लाइक किया या नहीं. इंस्टेड अब हम ऐसे स्टोर ना करके हम क्या करेंगे, विल क्रिएट अ यूज़र पेयर. एंड ये हम कैसे बनाएंगे, हम पहले हमेशा स्मॉलर यूज़र आईडी लेंगे एंड देन लार्जर आईडी. So here you can see the definition to generate the user pair: minimum of user A user B and maximum of user A user B. तो इससे होगा क्या कि जो भी स्वैप्स है वो सब सेम पार्टीशन में स्टोर होंगे. सो इससे होगा क्या कि सिंगल पार्टीशन या सेम पार्टीशन होने से दिस विल गारंटी फॉर द एटॉमिसिटी. सो व्हेन बोथ द स्वैप्स आर इनटू द सेम पार्टीशन, सिंगल पार्टीशन में होगा तो अगर कंकरेंट राइट या रीड भी होता है दैट आर आइसोलेटेड एंड कंसिस्टेंट. सो अब अगर कोई भी स्वाइप रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको हम यूजर पेयर के फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, विच इज बेसिकली स्मॉलर यूजर आईडी लार्जर यूजर आईडी. सो इन वन रेट वी कैन चेक फॉर द बोथ द एंट्रीज कि अगर वो एंट्री एग्जिस्ट करती है इट मीन्स अ मैच, और अगर हम सिंगल पार्टीशन में रख रहे हैं विच गारंटीज फॉर द एटॉमिसिटी फॉर द रीड एंड राइट्स. सो इससे जो है हम रेस कंडीशन अवॉइड कर सकते हैं एंड हाईली स्केलेबल सिस्टम बिल्ड कर सकते हैं. एंड स्वाइप रीड एंड राइट आर लो लेटेंसी एंड फास्ट, नो नीड फॉर लॉकिंग और पोलिंग जो हम पहले वाले टेक्निक्स हम देख रहे थे, एंड ईजिली हॉरिजॉन्टल स्केलेबल भी है. सो इफ वी सी द कॉन्स दैट the partition key should be carefully designed to avoid the hot spotting. एंड जो हमारा मैच क्रिएशन लॉजिक होगा वो हमें एप्लीकेशन कोड में लिखना होगा, इट इज़ मैनुअली मैनेज्ड.
Now let's see and understand another approach, Redis based pre-match lookup approach, which will basically enhance the match finding. कि हम क्या कर सकते हैं, जो भी स्वाइप है वो डायरेक्टली रेडिस में स्टोर कर सकते हैं यूज़र पेयर को, कि स्मॉलर आईडी एंड लार्जर आईडी। एंड अगेन अगर रिवर्स में भी स्वाइप होता है तो फ्रॉम रेडिस इटसेल्फ वी कैन चेक कि अगर वो मैच है तो इंस्टेंट हम उस यूज़र को नोटिफाई कर सकते हैं फॉर द मैच। सो इससे ये हो जाएगा जो हम मैच फाइंड कर रहे हैं वो काफ़ी लो लेटेंसी हो जाएगा एंड इट्स वेरी स्केलेबल। एंड हेयर वी शुड बी केयरफुल कि अगर हम कुछ ऐसा डाटा रेडिस में रख रहे हैं तो वो लॉस ना हो जाए, इट शुड बी प्रॉपरली परसिस्टेड इन द डीबी। एंड मेमोरी यूसेज कैन बी वन प्रॉब्लम कि जैसे जैसे हमारे पास यूजर्स बढ़ता जाएगा या स्वाइप की रिक्वेस्ट बढ़ेगी, एंड वी शुड हैव अ लॉजिक टू एक्सपायर और अपडेट द कैशे और अनमैच और ब्लॉक, कि यूज़र ने लेट्स से ब्लॉक कर दिया किसी प्रोफाइल को और कैशे में पड़ा हुआ है कि इस यूज़र ने लाइक करा एंड अगेन दूसरे यूज़र ने लाइक कर दिया, तो फ्रॉम कैशे इटसेल्फ वी रिटर्न कि आपके पास मैच आ गया है, बट उस यूज़र ने तो उस प्रोफाइल को ब्लॉक कर दिया था, राइट? या यूज़र प्रोफाइल जो है अब एक्टिव नहीं है, हमने कैशे में स्टोर कर रखा है। सो वी शुडेंट स्टोर एनी स्टील डाटा। सो इफ वी सी द एंड टू एंड फ्लो कि रियल वर्ल्ड में कैसे डेटिंग ऐप वर्क करता होगा। सो व्हेन द यूजर ए स्वाइप्स टू यूजर बी विल सेंड दिस रिक्वेस्ट इवेंट टू काफका एंड काफका राउट इट टू अ पार्टीशन ए बी, एंड द कंज्यूमर फॉर दैट पार्टीशन is responsible for processing the event will pull out that request, and then that consumer service will check in Redis or Cassandra for the previous B2A swipe. And in Cassandra also we can use this single partition key to store the single entry for both the request, A ने B को like किया या B ने A को like किया. So by doing this, by checking in Redis and Cassandra, we can find out कि whether it's a match or not. If it is a match, then write to db in match table कि ये जो है यूजर A और B का मैच हो गया है, and then it will notify both the users instantly that it's a match, and if not then only जो A ने B को like किया है या B ने A को will store that event in Redis or Cassandra for later comparison. So now let's discuss that how we can ensure द लो लेटेंसी फॉर फीड एंड स्टैक जनरेशन, क्योंकि अगर स्वैप करते समय अगर थोड़ा सा भी लैग होता है विच इज़ गोइंग टू बी अ वेरी बैड यूज़र एक्सपीरियंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन थिंक ऑफ कि जो हमने क्वेरी देखी थी फॉर फैचिंग द प्रोफाइल्स, उस पर हमने काफ़ी फिल्टर लगा रखा है बेस्ड ऑन इंटरेस्ट, राइट, लोकेशन। सो वी कैन थिंक कि हाउ वी कैन ऑप्टिमाइज द क्वेरी by sharding, by indexing, by creating partition. So we can create the partition based on location, city या zone wise create कर सकते हैं, या प्री सेगमेंट कुछ create कर सकते हैं based on interest, gender, जिससे filter करना आसान हो जाएगा based on these attributes, right? क्योंकि जैसे जैसे हम partition करते जाएंगे basically अपने query table को basically छोटा करते जाएंगे उतना फास्टर रिस्पॉन्स आएगा हमें। सो इससे जो है हम क्वेरी को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। नाउ इफ वी सी द कॉन्स, जो पार्टीशनिंग लॉजिक है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बेसिकली, एंड क्रॉस चार्ट डिस्कवरी जो हम प्रोफाइल फैच कर रहे हैं नीड्स टू बी एक्स्ट्रा हैंडलिंग। अगर हमें क्रॉस चार्ट क्वेरी करना पड़ रहा है कि दूसरी सिटी या यूज़र ने कुछ इंटरेस्ट चेंज कर दिया, सो दैट नीड्स टू बी एक्स्ट्रा हैंडलिंग। नेक्स्ट हम क्या सोच सकते हैं कि हम इलास्टिक सर्च यूज़ कर लेते हैं कि वी कैन हैव इंडेक्स फिल्टर्स इन इलास्टिक सर्च विद लोकेशन, एज, जो भी हमारे पास फिल्टर्स ऑप्शन अवेलेबल है। एंड वी नो कि जो इलास्टिक सर्च है दैट इज़ वेरी फास्ट, यूज फास्ट जियो फिल्टरिंग एंड स्कोरिंग क्वारीज, सो वी कैन क्रिएट स्कोरिंग क्वारीज एज वेल। जो भी हमारा लोकेशन डिस्टेंस हम दे रहे हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस, एज, बायो, तो कितना क्लोजली मैच कर रहा है या यूज़र का पास्ट रिकॉर्ड कैसा रहा है, बेस्ड ऑन दैट वी कैन डिफाइन अ स्कोर एंड बेस्ड ऑन दैट हम फीड जनरेट कर सकते हैं। सो यूजिंग इलास्टिक सर्च जो क्वेरी है वो हमारी काफ़ी ऑप्टिमाइज एंड फास्ट हो जाएगी, बट द कॉन इज कि हमें इंफ्रा कॉस्ट बढ़ जाएगा, एंड द डाटाबेस शुड बी इन सिंक विद द इलास्टिक सर्च। कि यूज़र अगर किसी प्रोफाइल को ब्लॉक कर रहा है और कोई प्रोफाइल अब एक्टिव ही नहीं है, सो द डाटा शुड बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट वी कैन थिंक ऑफ कि हम प्री कंप्यूटेड फीड जनरेट करके रख लेते हैं इन द बैकग्राउंड, एंड जब वो यूज़र हमारे प्लेटफॉर्म पे है तो उसको प्री कंप्यूटेड फीड दिखेगा। Like we discussed the recommendation service which basically pre-computes all the potential profiles for a user, तो उससे जो फीड है वो काफ़ी फास्ट एक्सेस हो जाएगा, राइट? तो बेसिकली हमें इंस्टेंट रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी,
वी हैव द रिस्पॉन्स विच वी हैव कैस्ट एंड हम यूज़र को वो दिखा सकते। बट उसमें प्रॉब्लम यही आ सकता है कि हम स्टेल रिजल्ट ना दिखा दें कि यूज़र ने अपना लोकेशन चेंज कर दिया या उन्होंने अपना इंटरेस्ट मॉडिफाई कर दिया है, बट हमने पहले ही प्री कंप्यूट करके रख लिया है। उससे ये होगा कि जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो थोड़ा ख़राब हो जाएगा एंड हमारा इंफ्रा एंड कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। इससे इससे ओवरऑल जो यूज़र एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा कि जैसे ही वो प्लेटफॉर्म पे आएंगे उनके लिए ऑलरेडी जो है फीड जनरेटेड है पोटेंशियल प्रोफाइल्स। एंड नेक्स्ट वी कैन यूज द पेजिनेटेड टेक्निक फॉर लोडिंग विद इनफाइनाइट स्क्रॉल, कि इंस्टेड ऑफ लोडिंग फुल फीड एट वंस we can return a small batch of feed 10 or 20 users at a time on scroll or swipe। जैसे ही 10 और 20 users को swipe हो जाएगा will generate the next page 10 or 20 users, so it will reduce the initial latency and lower the load on database। but here we need a efficient paging strategy and a logic to avoid the duplicates or blocked users, etc। here if we see the flow, the recommendation service will pre-compute the feed and it will store in Redis cache, and we can have Elasticsearch for geo-based or interest-based filtration of user profile, and the user DB we can shard it to make the query fast, and we can generate the ranked feed based on जो भी user का filter है interest, bio वगैरह distance के base पे will generate the rank and will return the feed in a paginated way। And next problem is that how we are going to avoid the stale feeds when we are pre-computing the feed generation। So पहला हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम कुछ कैशे वगैरह कर रहे हैं तो उसका जो TTL है वो बहुत ही मिनिमल रखें एंड जब भी वो एक्सपायर हो जाए तो वापस से फीड रीजनरेट हो। ठीक है, बट इससे यही होगा कि जो हमारा कंप्यूटेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। एंड अनदर अप्रोच हम इवेंट ड्रिवन बेस्ड बना सकते हैं कि जब भी यूज़र कुछ अपडेट करें, उनका प्रोफाइल अपडेट हो, लोकेशन अपडेट हो, या यूज़र किसी प्रोफाइल को ब्लॉक मैच वगैरह कर रहा है, तो हम वापस से अगर कुछ ऐसा इवेंट आता है तो विल रीजनरेट द फीड। सो इससे जो है हम फ्रेशनेस मेंटेन रखेंगे जो भी फीड आ रही है यूज़र के पास, एंड विल एबल टू अवॉइड द स्टेल और इररिलेवेंट यूज़र प्रोफाइल इन द फीड। एंड इससे हमारा कंप्यूटेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा क्योंकि हम बार बार इवेंट पे रिकम्प्यूट कर रहे हैं, रीजनरेट कर रहे हैं फीड को। एंड वी शुड हैव गुड पबसम मॉडल काफका एसएनएस कि जब भी कुछ ऐसा इवेंट आए तो हम वापस से रिकम्प्यूट करें। और यह हम क्या कर सकते हैं कि बैकग्राउंड में एक डिफ चेक लगा सकते हैं, एक जॉब जो कि पीरियोडिकली ये चेक करेगा कि जो भी कंटेंट हमने फीड जनरेट कर रखा है वर्सेस रियल टाइम, अगर उसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं तो हम वापस से रिकम्प्यूट या रीजनरेट कर देंगे फीड। ये थोड़ा सा ओवर इंजीनियरिंग हो जाएगा, बट अगर हमारे पास बहुत ही ज़्यादा स्टेल या वैसे अनरिलेवेंट प्रोफाइल आ रही है यूज़र के पास प्री कंप्यूटेशन में, तो वी कैन हैव अ डिफ चेकर कि हर थोड़े टाइम पे पीरियोडिकली वो चेक करें, और अगर पुराने कंप्यूटेशन में ज़्यादा डिफ आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, तो वापस से नया रिकम्प्यूट करके फीड जनरेट कर दें। And next problem is that how we are going to avoid showing the user profiles that is already basically swapped on। क्योंकि अगर आप वापस से स्वैप्ड प्रोफाइल्स दिखा रहे यूजर को तो काफ़ी पुअर यूजर एक्सपीरियंस होने वाला है वो। सो इफ़ यू रिमेंबर द क्वेरी टू फेच द पोटेंशियल प्रोफाइल मैच, हमने वहाँ पे भी एक्सक्लूड लगा रखा था कि जो भी ऑलरेडी स्वैप्ड प्रोफाइल्स है उसको एक्सक्लूड कर दो। सो ये जो है हमें हर जगह लगाना पड़ेगा, कहीं भी अगर हम प्री कंप्यूट कर रहे हैं या जो फीड प्रोफाइल है अगर हमने उसको कैशे में स्टोर कर रखा है या डीबी में या इलास्टिक सर्च में, सो वी शुड ऑलवेज एक्सक्लूड ऑलरेडी स्वैप्ड प्रोफाइल्स। तो हमें ये जो स्वैप्ड प्रोफाइल्स है ये हमें हिस्ट्री मेंटेन करनी पड़ेगी, एंड वी शुड ऑलवेज एक्सक्लूड दैट टू हैव अ गुड यूजर एक्सपीरियंस ऑन आवर प्लेटफॉर्म। एंड नेक्स्ट वी कैन यूज द ब्लूम फिल्टर। So Bloom filter is basically smart memory efficient checklist, इसको हम बोल सकते हैं। So we can smartly check whether the user has already swiped this profile or not using this Bloom filter। So it's a probabilistic data structure to check if the user was already swiped or not। So when the user swipes any user, so we'll add that swap in the Bloom filter and we'll check against it before showing a user profile कि वो already swipe तो नहीं है, तो we can directly smartly check in this Bloom filter। So if we see the pros,
It's very memory efficient, uses less space than a full list or set. And in constant time, we can check whether that profile is already swiped by user or not. If we see the cons, that there is a small false positive rate, we might skip a profile which actually was not swiped. So there are small chances of this and no way to delete from it easily.